तो यहाँ पर आप ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हो, ऑरेंज कलर से, ग्रीन कलर से, पिंक कलर से और ब्लू कलर से मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब से कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं? आपका बिहेवियर, आपका टॉकिंग वे, आपकी थिंकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ठीक है, आप कितने इंटेलिजेंट हो ये डिसाइड करता है फ्रंटल लोब, आप कितने बुद्धिमान हो। और ये इंसानों का सबसे ज्यादा विकसित होता है, इसलिए इस धरती पे इंसान ने सुई से लेके जहाज तक बहुत कुछ बना लिया, इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली। और आज भी भैंस पानी में बैठी है, ठीक है, कीचड़ में बैठ के लौट रही है वो। लेकिन इंसान ने क्या किया? वाटर पार्क बना लिया, इंसान ने प्लेन प्लेन का आविष्कार कर लिया। तो ये फ्रंटल लोब इंसान का बड़ा विकसित होता है, ठीक है, जो इंसान को जानवरों से डिफरेंशिएट करता है। और ये इंसान का बिहेवियर भी यहीं से आता है, इंसान का एक चरित्र होता है ना, बिहेवियर, नेचर उसका, वो यहीं से आता है। तो ये ऑरेंज कलर का एरिया है, ठीक है, जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ठीक है, दिस इज फ्रंटल लोब। यहाँ पर आप नेक्स्ट देखो, ये पिंक कलर से जो है, दिस इज पैराइटल लोब। ये पार्ट्स के नाम आपको याद रहने चाहिए। आज आपको मैं जो पढ़ाऊंगा इससे आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और थोड़ा सा आपका एनाल्जेसिक ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स, बहुत सारी चीजें कवर होगी इस लेक्चर में, तो आप ध्यान से सुनिए इसको। ठीक है, पिंक कलर से ये जो एरिया दिख रहा है, दिस इज पैराइटल लोब। पैराइटल लोब से हमारा काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस निकल कर आता है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है हमारे बॉडी के मूवमेंट्स। जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेल पाता है क्योंकि उसके काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छे हैं। तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए हमारा काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यदि हम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो हमारा फ्रंटल लोब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे इंटरपर्सनल्स आएंगे, इंट्रापर्सनल आएगा, है ना, लोगों से हमारा इंटरेक्शन कैसा है, हमारा पीपल मैनेजमेंट कैसा है, हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, है ना, लोग क्या हमें पसंद करेंगे, हमें डिसलाइक करेंगे, तो ये आपका फ्रंटल लोब से निकल के आएगा। तो हमारे ब्रेन के यदि सारे हिस्से डेवलप है तो ही हम बहुत अच्छे से इस जीवन को जी सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पैराइटल लोब। यहाँ आप ब्लू कलर से देख सकते हैं ऑसिपिटल लोब। ठीक है, ब्लू कलर से आप यहाँ ऑसिपिटल लोब देख सकते हैं। ठीक है, ऑसिपिटल लोब से हमारी आईज कनेक्टेड होती है, जो कुछ हम देखते हैं उसकी विजुअल प्रोसेसिंग ऑसिपिटल लोब में होती है। और इससे ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है। ऑप्टिक नर्व हमारी आई से निकलती है, आई साइड से, और वो हमारे ऑसिपिटल लोब से कनेक्ट करती है हमारी आईज को। और जो कुछ हम देखते हैं उसकी विजुअल प्रोसेसिंग हमारे ऑसिपिटल लोब में होती है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, आई है, नोज से हमें स्मेलिंग सेंस होती है। ये सेंस ऑर्गन आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको पढ़ने हैं, इन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। नोज पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, टंग पे आएगा, ईयर पे आएगा। ठीक है, ईयर सुनने का काम करते हैं, और जो नोज है वो स्मेल, हमें स्मेल सेंस देती है। जब हम खाना खाते हैं, हमें खाने की खुशबू अच्छी आती है तो हमारी लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है और सिलाइवा का सिक्रेशन शुरू कर देती है। जब हम किसी फूड को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, आपने देखा होगा फूड इंडस्ट्री कलर का यूज करती है फूड में। क्यों करती है? ताकि वो फूड के एलिगेंस को बढ़ा सके, फूड को अट्रैक्टिव बना सके, जिससे हम जब भी फूड को देखें तो हमें उसको खाने का मन हो। और कंपनी का फायदा भी होता है, प्रोडक्ट्स की सेलिंग बढ़ जाती है। मैकडोनल्ड अपना क्यों पिज्जा दिखाता है? डोमिनोज का पिज्जा आपने देखा होगा, कितना अट्रैक्टिव पिज्जा है। आप चिकन शॉप के सामने देखो, बढ़िया चिकन तंदूरी का इमेज बना हुआ है, वो आप लोग को अट्रैक्ट करने के लिए है। क्योंकि आप लोग जब आईज से उसको देखोगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा और उसका टेस्ट आपका ब्रेन अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लेगा कि लास्ट टाइम जब मैंने मुर्क मुसल्लम खाया था तो कैसा मजा आया था। तो आप लोग उसको फिर खाना चाहोगे। तो आपके जो सेंस ऑर्गन है ये आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। और आपके ब्रेन का फंक्शन है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। और आप डिसीजन किस आधार पे लेते हो? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे लेते हो। आपने अभी, आपकी एज 25 साल है, तो आपने 20-25 साल का जीवन जो जिया है उसके आधार पे ही आप डिसीजन लोगे। तो आपके ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है कि नहीं? तो ब्रेन एक्ट लाइक अ मेमोरी कार्ड, एक स्टोरेज होता है ब्रेन के पास पूरे पास्ट एक्सपीरियंसेस का। कभी किसी को यदि झटका लग गया हो करंट का तो फिर दोबारा करंट के डगर नहीं जाता वो। किसी को यदि चटका लग गया हो, कोई तेल से जल गया हो, तो दोबारा तेल तेल के सामने नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा बच के रहेगा, सचेत रहेगा, सावधान रहेगा। और छोटा बच्चा तो आग में कूदने को आतुर है, छत से छलांग लगाने को आतुर है, क्योंकि अभी उसको उसके ब्रेन में स्टोरेज नहीं है ना।
अभी उसको कुछ पता नहीं है। और ब्रेन में जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ेगा तो व्यक्ति का एक्सपीरियंस बढ़ता है। हम बोलते हैं ना भाई इसको बड़ा एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस मतलब ब्रेन में स्टोरेज है, हर सिचुएशन को वो फेस कर चुका है, उस बेसिस पे ब्रेन डिसीजन लेता है। और ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में कहाँ से जाती है? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जाती है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो कोरे कागज की तरह होता है, उसके ब्रेन में कोई स्टोरेज नहीं होता, लेकिन वो हर चीज देखता है कि भाई आग जलाती है, पानी डुबो देता है, सब सब चीज सीखता है वो, अच्छा क्या है बुरा क्या है। माँ सिखाती है, टीचर सिखाता है, स्कूल के टीचर सिखाते हैं, कॉलेज के टीचर सिखाते हैं, फिर वो प्रोफेशनल हो जाता है, उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है लाइफ की हर चीज का, है ना। तो ये सब सारे फंक्शन हमारा ब्रेन ही ऑपरेट करता है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ब्रेन यदि हमारा अच्छी फंक्शनिंग कर रहा है तो हमें सुख और दुख का अनुभव भी ब्रेन से ही होता है। ठीक है, जैसा हमारा काम जैसा हमारा एक्शन वैसा हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब यहाँ पर आप ग्रीन कलर से देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर से मेंशन किया गया है। ये कान के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना लेफ्ट और राइट साइड में, ये हमारा टेम्पोरल लोब होता है। टेम्पोरल लोब में जो हियरिंग होती है ना, हियरिंग मतलब सुनना, सुनने का जो कान से जो वर्ड्स गए उसकी प्रोसेसिंग हमारे टेम्पोरल लोब में होती है। ठीक है, तो हमारे सेंस ऑर्गन जितने भी है, आई है, स्किन है, स्किन हमें टच का सेंसेशन देती है, आई हमें विजन का सेंसेशन देती है ना, और ईयर से लिसनिंग पॉसिबल है, हियरिंग पॉसिबल है। ठीक है, और आपका जो टंग है वो हमें टेस्ट, है ना, खट्टा है, खारा है, तीखा है, बिटर है, मेटालिक टेस्ट है ना, एसिडिक टेस्ट है, एल्केलाइन टेस्ट है, किस टाइप का टेस्ट है। तो ये सेंस हमें हमारी टंग करवाती है। टंग पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमें सभी टेस्ट का एक्सपीरियंस देते हैं कि कौन सा टेस्ट कैसा है। और हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है ना। तो जितने भी इस दुनिया में दिमाग है सब अलग अलग है, कोई भी दिमाग किसी से मिलता जुलता नहीं है। फिजिकली तो मिलता जुलता है, पांचों लोग प्रेजेंट है, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसको हम माइंड कहते हैं वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि सबकी विजुअल प्रोसेसिंग अलग अलग रहती है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप गाली दोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप गाली दोगे तो आपको थप्पड़ मार देंगे। तो सबकी ब्रेन की प्रोसेसिंग अलग अलग होती है और वो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे होती है ना। बुद्ध को एक व्यक्ति ने गाली दी और बुद्ध ने उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया तो बुद्ध भगवान बन गए, है ना। बुद्ध ने इसका एग्जाम्पल दिया कि भाई तुम तुम्हारा हाथ आगे बढ़ाओ, और व्यक्ति ने हाथ आगे बढ़ाया, कहा इसके हाथ पे एक गरम गरम कोयले का जलता हुआ टुकड़ा रख दो, तो उस व्यक्ति ने हाथ पीछे खींच लिया। तो बोले हाथ क्यों पीछे खींच लिया? तो बोले मैं, मेरा हाथ जल जाएगा, मैं नहीं चाहता। तो बोले तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारा हाथ जला क्या? नहीं जला। तो बोले वैसे ही तुम मुझे गाली दे रहे हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम गाली दे के तुम्हारा मुंह खराब कर रहे हो, तुम तुम्हारी क्वालिटी बता रहे हो कि तुम क्या है और तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है ना। तो ये होता है माइंड। और आपका ये ब्रेन के जितने भी स्ट्रक्चर है ये सभी में आपका माइंड इंस्टॉल होता है। माइंड इज अ सॉफ्टवेयर एंड ब्रेन इज अ हार्डवेयर। ठीक है, तो माइंड दिखता नहीं है लेकिन माइंड होता है। और ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं आप इनको फिजिकली देख सकते हो। आप ब्रेन की सर्जरी करोगे तो आपको ब्रेन के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा को नाना पाटेकर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसको छोटा मगज बोलते हैं। ठीक है, छोटा मगज बोलते हैं हिंदी में। और ये रिस्पायरेटरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन का जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो हमारी बॉडी में ऐसे प्रोसेस है जो इनवॉलेंट्रीली हो रहे हैं, वो सब यही परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे किडनी का फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, हार्ट बीट हुई, हमारी हार्ट रेट हुई। ठीक है, और एक हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, वो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि ये बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर पायरेसिया। हाइपर पायरेसिया ऑफ कंडीशन ऑफ इलेवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। यदि ये बढ़ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे हाइपर पायरेसिया, और यदि ये कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर कहाँ से आता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी का इतना टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर समझे। फ्रंटल लोब जहाँ से हमारा बिहेवियर, ठीक है, ये हमारा होता है पैराइटल लोब जहाँ से बॉडी मूवमेंट्स, ये हमारा ऑसिपिटल लोब
जहां से विजुअल प्रोसेसिंग, और ये टेम्पोरल लोब जहां से हियरिंग और लिसनिंग की प्रोसेसिंग होती है। तो ये आपके ओवरऑल ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये आपका पार्ट है सेरेबेलम, और एक होता है सेरेब्रम, और एक होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम पॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर हुआ। अब ऐसे ड्रग्स जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिए जाते हैं उनको हम एच शेड्यूल के ड्रग कहते हैं। ये एक ड्रग वो है, आप मेडिकल स्टोर पे गए, आपने कहा कि भैया मुझे सर दर्द की दवाई दो, उसने आपको सैराडोन दी, एनासिन दी, है ना, क्रोसिन दी, तो ये ओटीसी कैटेगरी के ड्रग्स हैं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। फार्मासिस्ट आपको नहीं बोलेगा कि प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, कौन से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर का नाम क्या है, कहाँ बैठता है, कौन सा हॉस्पिटल से आए हो, कुछ सवाल नहीं करेगा आपसे। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती है, तो उसको हम एच शेड्यूल के ड्रग कहते हैं, ठीक है। इनको हम साइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। तो जो ड्रग्स हमारे ब्रेन पे काम करते हैं वो साइकोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। हर वो ड्रग जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है उसको हम साइकोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ड्रग्स दैट कुड बी डिस्पेंस्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? जिसने डॉक्टरी का कोर्स किया है और बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। जैसे किसी ने 5 साल का एमबीबीएस किया, उसके बाद उसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उसको एक लाइसेंस नंबर मिल गया। अब वो क्लिनिक खोल सकता है लीगली, ठीक है। जैसे आप लोग डी फार्मेसी करोगे, आप लोग को एक लाइसेंस मिलेगा, उस पर एक नंबर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है, आप उसके लिए अप्लाई करोगे तो आप लोग मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। वैसे ही डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल सकता है, हॉस्पिटल खोल सकता है ना। जो लोग पैथोलॉजी के कोर्सेज करते हैं, डीएमएलटी बीएमएलटी, उनको भी लाइसेंस दिए जाते हैं, वो पैथोलॉजी लैब्स खोल सकते हैं, है ना। तो ये सब लाइसेंसिंग इसलिए की गई है कि एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति ही मेडिकल फील्ड में काम कर पाए। कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि मैं अफीम की खेती करूं तो उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि चाहे कि भाई मैं दारू की शॉप डाल लूं, अंग्रेजी अंग्रेजी दवा की दुकान, तो उसको लिक्योर लाइसेंस दिया जाता है, गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो ये सारे काम लाइसेंस के थ्रू इसलिए किए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में ये सारे काम हो, और जो व्यक्ति कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कि जो जो काम मैं कर रहा हूँ इससे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो एच शेड्यूल में कौन से ड्रग्स आते हैं? जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही पेशेंट को दिए जाते हैं। जैसे प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए जो ड्रग्स आते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। एंटीबायोटिक्स आते हैं, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे, है ना। नेक्स्ट शेड्यूल आता है एक्स शेड्यूल। एक्स शेड्यूल में नार्कोटिक ड्रग्स आते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स क्या क्या होते हैं? इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, ऐसी दवाइयां जिनका लोग नशे के लिए मिसयूज कर सकते हैं, तो इनको हम नार्कोटिक ड्रग्स की श्रेणी में रखते हैं। तो कुछ ऐसी दवाएं होती है जो दर्द को कम करती है लेकिन साथ ही साथ जो नशा भी प्रोड्यूस करती है, तो इन दवाइयों को नार्कोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया है। और इन दवाइयों को रखना, इन दवाइयों को बेचना का रिकॉर्ड मेंटेन हमें करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज हम पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि नशीली दवाइयों की तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, और इससे हमारे देश के युवाओं को नशीले दवाओं के माध्यम से उनके मस्तिष्क को कमजोर बनाया जाता है। आपने देखा सुना होगा कि कोई कोकेन ले रहा है, कोई स्मैक ले रहा है ना, और कोई ब्राउन शुगर का नशा कर रहा है, कोई हेरोइन सूंघ रहा है ना, तो कोई सूंघ रहा है, तो कोई चाट रहा है, तो कोई खा रहा है, तो कोई इंजेक्शन लगा रहा है। तो ये नशा जितना भी है ये सब दवाइयों से ही तो होता है। दवाइयों का जो ओवरडोज है, या तो वो व्यक्ति को मार देगा या नशे की कंडीशन में लेके चला जाएगा। तो नशे को यदि समाज से दूर करना है तो नार्कोटिक ड्रग्स के सुपरविजन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कौन करता है? फार्मासिस्ट और मेडिकल फील्ड से जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं, इस चीज को इंश्योर करते हैं। लोग डाइजेपाम से नशा करते हैं। कोडीन फॉस्फेट, कोडीन फॉस्फेट कफ को सप्रेस करता है। किसी को खांसी हो गई तो उसको एज अ मेडिसिन दिया कोडीन फॉस्फेट, उसने पूरी बोतल गटक ली और उसको नशा हो गया, उसको मजा आ गया, अगली बार से फिर वो बोतल खरीदेगा और नशा करेगा। तो इससे ड्रग डिपेंडेंस पैदा होगा, और जब ड्रग डिपेंडेंस आता है तो फिर ड्रग अब्यूज भी पैदा होता है। ड्रग अब्यूज मतलब होता है दवाइयों का गलत इस्तेमाल। तो दवाइयों के गलत इस्तेमाल को हम ड्रग अब्यूज कहते हैं। और ड्रग डिपेंडेंस कहते हैं कि दवाई के बिना आपका काम नहीं चल रहा। आप दवाई नहीं खा रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप दवाई नहीं खा रहे हो आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा,
आपने सोने के लिए नींद की दवाई खाई, आज खाई, कल खाई, परसों खाई, आपको नींद आ गई। आपने फिर दवाई नहीं खाई तो आपको नींद ही नहीं आ रही, आप दवाइयों पे डिपेंड हो गए। अब बिना दवाई के आप सो नहीं पा रहे, मतलब आप दवाइयों पे निर्भर हो गए। तो जो दवाइयां निर्भरता बढ़ाती हैं, उन दवाइयों का इस्तेमाल एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उन दवाइयों पे हमारी निर्भरता बढ़ जाती है, फिर हम उन दवाइयों के बिना रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। ओटीसी ड्रग्स क्या है? ओवर द काउंटर ड्रग्स जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की दी जाती है। एच शेड्यूल के ड्रग्स के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, और जो एक्स शेड्यूल के ड्रग्स हैं इनके लिए हमें हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर ने अपने हाथ से लिख के दिया हो, है ना। कहीं कहीं आपने देखा होगा प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शंस भी होते हैं, ठीक है, लेकिन नार्कोटिक ड्रग्स के लिए प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं वैलिड है। नार्कोटिक ड्रग्स के लिए आपको डॉक्टर का हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए, तभी आपको वो ड्रग्स दिए जाएंगे। और ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर पे आता है तो पूछता है कि भैया नार्कोटिक ड्रग्स रखते हो तो उसका रिकॉर्ड मुझे दिखाओ। और यदि कोई रिटेल शॉप वाला नहीं दिखाता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है एक्स शेड्यूल के ड्रग का। अब नार्कोटिक एजेंट्स एक्ट एज अ पोटेंट एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? जो दर्द को कम करते हैं, दर्द के एहसास को कम करते हैं, और रिवर्सिबली करते हैं, परमानेंट नहीं करते। जैसे आपको आज दर्द हो रहा है, आपने दवाई खाई, दवाई आपके पेट से खून में जाएगी, और जब वो खून में जाएगी तो उस रिसेप्टार से बाइंड करके या किसी बायोलॉजिकल पाथवे को ब्लॉक करके अपना एक्शन देगी। तो जब तक दवाई अपना एक्शन देगी तब तक दर्द आपको नहीं होगा, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया रिवर्सिबली। ठीक है, तो एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग विच रिड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ पेन रिवर्सिबली। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है नार्कोटिक ड्रग्स और एक होता है नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, या ओपियोड ड्रग्स और नॉन ओपियोड ड्रग्स। ठीक है, तो ओपियोड ड्रग्स में आता है मॉर्फिन, जो कि हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है। पेपावर सोमनीफेरा जो प्लांट होता है, उसके कैप्सूल से हमें मॉर्फिन मिलता है। ठीक है, और मॉर्फिन एक्ट एज अ पावरफुल पेन किलर। ये पेन किलर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कोई शोल्डर एलओसी बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है, उसको कंधे में गोली लग गई, उसने इंजेक्शन लगा लिया, उसके बाद भी वो अपनी फाइटिंग कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। भले ब्लीडिंग हो रही है, गोली लग गई है कंधे में, लेकिन दर्द का एहसास नहीं होगा, इतने पावरफुल होते हैं ये। ठीक है, तो ये मॉर्फिन के इंजेक्शंस भी आते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। और दूसरे ड्रग्स होते हैं एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसका एग्जांपल है डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, एस्पिरिन, पैरासिटामोल। लेकिन ये ड्रग्स क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, और ये जो नार्कोटिक्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो नार्कोटिक ड्रग्स के जो रिसेप्टार है, कप्पा रिसेप्टार, म्यू रिसेप्टार, है ना, ये रिसेप्टार कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ड्रग्स उन रिसेप्टार से बाइंड करके अपना एक्शन देते हैं। ये न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को, न्यूरॉन का जो कंडक्शन है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से एक्शन मिलता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स? दीज आर द ड्रग्स सेलेक्टिवली depress the central nervous system and used in treatment of pain. Example morphine, heroin, and its derivative like hydrocodone. Now classification, narcotic drugs are classified into four major classes. ठीक है, इसमें पहला आता है आपका मॉर्फिन और कोडीन। दीज आर द नेचुरल एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? ये प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्लांट में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में वो दवा की तरह काम करते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे एल्केलॉइड्स हुआ, ग्लाइकोसाइड हुआ, सेपोनिन हुआ, टेनिन्स हुआ, ठीक है, ऑयल हुआ, रेजिन हुआ, ये प्लांट के एडिशनल पार्ट्स होते हैं, एडिशनल मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट बनाता है, लेकिन प्लांट के लिए उतने काम के नहीं रहते जितने इंसान के लिए काम के रहते हैं। तो इंसान इनका दवाइयों के रूप में उपयोग करता है। तो मॉर्फिन जो मिलता है वो एक एल्केलॉइड होता है, और हमें किससे मिलता है? रेजिन पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम होता है पेपावर सोमनी फेरा।
जिससे हमें ये मिलता है। और इसका सिंथेटिक फॉर्म क्या है? हेरोइन। ड्रग्स तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल ड्रग्स, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल ड्रग वो होते हैं जो सीधे हमें प्लांट से मिल गए, यदि हमने उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाया तो उसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। और यदि उस ड्रग को हमने एग्जैक्टली लैब में प्रिपेयर कर लिया पूरी तरह से, तो हम उसको बोलते हैं फुल्ली सिंथेटिक ड्रग्स। तो हमारे फार्मेसी में सिंथेटिक ड्रग्स, नेचुरल ड्रग्स और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, ये सभी हमें पढ़ने होते हैं। तो हेरोइन क्या है? हेरोइन सिंथेटिक ड्रग है। किससे बना है ये? मॉर्फिन से बना है। ठीक है, मॉर्फिन के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और मॉर्फिन हमारी बॉडी में एक्शन कैसे देता है? रिसेप्टार के थ्रू देता है। और इसके रिसेप्टार कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहते हैं। और ये इसकी एक्टिविटी क्या है? इट एक्ट एज अ पावरफुल पेन किलर। सिंथेटिक एजेंट विच रिजेंबल टू द मॉर्फिन इज पैथिडीन, मेथाडोन एंड ट्रेमाडोल। अब यदि मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए तो हम नेलॉक्सिन यूज करते हैं। ठीक है, नेलॉक्सिन इज एंटीडोट फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग। मॉर्फिन की पॉइजनिंग कब हो सकती है? इन केस ऑफ ओवरडोज। यदि बहुत ज्यादा दवाई यदि पेशेंट खा लेगा या उसको गलती से डॉक्टर दे दे या वो खा ले तो उसको पॉइजनिंग हो जाएगी। और पॉइजनिंग के लिए हम कौन सा एंटीडोट यूज करेंगे? मॉर्फिन की, नेलॉक्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉर्फिन की पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं। तो इसमें आपको नाम याद रखना है, नेलॉक्सोन और डेप्सोन, ये दो यूज करते हैं। ठीक है, तो नेलॉक्सोन सबसे ज्यादा यूज होता है। अब साइकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, उनको हम साइकोटिक ड्रग्स कहते हैं। अब ये ड्रग किन बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज होंगे? मूड को स्टेबलाइज करने में। कोई पेशेंट बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, डिप्रेशन में चला गया है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है, तनावग्रस्त हो गया है ना, उसके मूड बहुत ज्यादा स्विंग हो रहे हैं, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, कभी वो कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी वो गांधी बन जा रहा है, कभी हिटलर बन जा रहा है। आपने अपरिचित मूवी देखी होगी, उसमें एक ही व्यक्ति के अंदर दो कैरेक्टर समाहित हो जाते हैं, होते कि नहीं? कभी वो खूंखार हो जाता है, जुर्म सहने को तैयार नहीं है, और उसमें एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है जिसको कितना ही लात मारो तो वो चुपचाप लात खा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही व्यक्ति के अंदर उसके माइंड में दो हिस्से डेवलप हो गए, मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया उसको। तो जितनी भी मेंटल डिजीज है उनके ट्रीटमेंट में हम साइकोटिक ड्रग्स यूज करते हैं। और साइकोटिक ड्रग्स कौन सी कैटेगरी में आता है? एक्स शेड्यूल के ड्रग्स होते हैं, जो कि माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम के रिजॉल्व के लिए हम यूज करते हैं। माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी है? एंजाइटी है, स्ट्रेस है, मूड स्विंग है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है। ये सारी बीमारियां माइंड से रिलेटेड है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे भूत दिख रहा है, और घर के सदस्यों को में किसी को भूत नहीं दिख रहा, उसी को भूत दिख रहा है, तो मेडिकल साइंस कहता है कि ये व्यक्ति बीमार हो गया है। ये व्यक्ति बीमार हो गया है, इसकी जो मेंटल स्टेट है वो खराब हो गई है, इसलिए इसी को भूत दिख रहा है। क्योंकि वो यदि वास्तव में एग्जिस्ट करता तो वो सबको दिखता। यदि आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और आप लोग कहोगे कि सामने मेरे एक व्यक्ति बैठा है और वो मेरी गला दबाने की बात कर रहा है, और वो बात आपको ही सुनाई दे रही है, और वो आपको ही दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा, मतलब वो आपके दिमाग आपको दिखा रहा है, वो आपका दिमाग में उल्टी सीधी प्रोसेसिंग हो रही है, तो आपको सीजोफेनिया हो गया। सीजोफेनिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई हमेशा उसके साथ है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसका गला दबा रहा है, उसकी छाती पे बैठा है। ऐसी ऐसा एहसास, ऐसी फीलिंग उसको आती है, और वो हमेशा डर में रहता है वो, और पागल होके मर भी सकता है। तो श्रीजोफेनिया जो बीमारी है, उसमें हम ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को नींद नहीं आ रही, हम उसको नींद की दवाई दे देते हैं। एल्प्राजोलम है, डायजेपाम है, नाइट्राजेपाम है, इस टाइप की दवाइयां देके हम पेशेंट को सुला देते हैं, ताकि पेशेंट को नींद आ जाए। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आएगी तो उसको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे अभी बताऊंगा। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की बीमारी। और ये बीमारी बहुत लोगों को हो जाती है, जो लोग बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत सोचते हैं किसी भी विषय पे बहुत ज्यादा। किसी भी विषय पे आप ज्यादा सोचना शुरू कर दोगे, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो दवाइयां हैं ये मानसिक विकृति के उपचार में उपयोग की जाती हैं, जिनको हम मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। हिप्नोटिक्स ऐसी दवाइयां होती है जो स्लीपिंग कॉज करती है। ठीक है, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज होती है। 3 टाइप के इंसोम्निया होते हैं। ट्रांजिशियंट इंसोम्निया, लेस देन 3 डेज तक यदि आपको नींद नहीं आए तो ट्रांजिशेंट।
और यदि शॉर्ट टर्म इंसोम्निया में क्या होगा, आपको कम से कम 3 दिन से 3 सप्ताह तक नींद नहीं आएगी। और लॉन्ग टर्म इंसोम्निया में क्या होगा, महीने भर हो गए आपको नींद ही नहीं आ रही। तो ये होता है इंसोम्निया। तो इसके इलाज में हम जो ड्रग यूज करते हैं उनके नाम है ज़ोलपीडेम, ठीक है, डाइजेपाम, फिनोबार्बिटल, एल्प्राजोलम, लोराजेपाम, प्रीगैबलिन, नाइट्राजेपाम। इतने ड्रग्स हम यूज करते हैं। अब हमारे ब्रेन में 2 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइटेशन कॉज करेंगे उनको हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जब ये रिलीज होंगे तो आपकी बॉडी एक्साइटेड हो जाएगी, आप कूद कूद के नाचोगे, खुश होगे, आप बोलोगे मेरे को बड़ा आनंद आ गया है, जब एक्साइटेटरी न्यूरॉन रिलीज होंगे। और ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन जब आवश्यकता से ज्यादा ही बनेंगे तो आपको बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। और यदि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यदि कम हो जाए तो उससे भी आपको बीमारी हो सकती है। पार्किंसन की बीमारी डोपामाइन की डेफिशिएंसी से होती है। डोपामाइन कम रिलीज होगा, आपको पार्किंसन हो सकता है। पार्किंसन में आपके हाथ पैर अपने आप ही हिलते रहेंगे, तो आपकी फिंगर हमेशा मूव होते रहेगी, सिवरिंग होते रहेगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से बीमारी होती है। और न्यूरोट्रांसमीटर यदि ज्यादा रिलीज हो उससे भी बीमारी होती है। यदि न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए तो मिर्गी जैसी बीमारी होती है, अपने आप ही बॉडी हिलने डुलने लगती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मुंह से फेस आने लगता है। तो मिर्गी जैसी बीमारियां हो जाती है। तो ये जो बीमारियां हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ब्रेन पे और कौन सी बीमारियां होती है, मिर्गी ब्रेन से रिलेटेड है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और माइग्रेन, माइग्रेन भी रिलेटेड है आपके ब्रेन से। और कौन सी बीमारियां हैं, अल्जाइमर है, डायमेंशिया है। ये सारी बीमारियां आपके ब्रेन से रिलेटेड है, आपके ब्रेन को कमजोर बनाती है और आपकी मेंटल एबिलिटी को कम करती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं डोपामीन, सेरोटोनिन और एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज अ हार्मोन एज वेल एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सेरोटोनिन जो होता है वो किसका काम करता है, इनिबिशन का। सेरोटोनिन जो है वो हार्मोन की तरह भी काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। सेरोटोनिन का फंक्शन होता है ये हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। सेरोटोनिन की कमी यदि आप में हो जाए तो व्यक्ति उसमें तनावग्रस्त हो जाएगा, ठीक है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, यदि सेरोटोनिन की कमी हो जाएगी तो सेरोटोनिन के जो ड्रग्स हैं वो आपके माइंड की स्टेट को इम्प्रूव करते हैं, आपको खुशी देते हैं, प्लेजर, आनंद देते हैं। तो सेरोटोनिन का भी आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं और इसमें से कुछ एज अ हार्मोन भी एक्ट करते हैं। जैसे कि सेरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज अ हार्मोन, एंड एड्रेनालिन इज सेम। एड्रेनालिन कहाँ से रिलीज होता है, कल आपको मैंने बताया था, किडनी पे जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है और ये फाइट एंड फ्लाइट मोड रिस्पॉन्स शो करता है। अब मार्केट में कुछ ड्रग्स अवेलेबल है जिनके ब्रांड नेम भी यहाँ दिए हुए हैं। जैसे फेंटानिल का इंजेक्शन आता है, इट इज अ पावरफुल पेन किलर इंजेक्शन। ड्यूराजेसिक इज अ ब्रांड नेम। हेरोइन, हेरोइन को स्ट्रीट ड्रग भी कहते हैं। हेरोइन का यूज होता है, मिसयूज। हाइड्रोकोडोन, मैथाडोन, ऑक्सीडोन, ऑक्सीकोडोन, मैपेरिडीन। इसका जो ब्रांड नेम है वो है डिमेरॉल, ठीक है, डिमेरॉल इसका ब्रांड नेम है। अब ये काम कैसे करते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स, ये ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और थोड़े बहुत पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जी प्रोटीन टाइप के कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, म्यू, डेल्टा और कप्पा इनके नाम होते हैं। ये क्या करते हैं, अपना एक्शन कैसे देते हैं, बाय ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल कॉजिंग हाइपरपोलराइजेशन। और ये कैल्शियम चैनल की ओपनिंग को इनिबिट करते हैं। और इट इनिबिट द रिलीजेस ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स एंड रिड्यूसेस द न्यूरोनल एक्टिविटी ऑफ पेन केयरिंग पाथवेज। अब यहाँ पर जितने भी आपके ओपियोइड रिसेप्टर है इनसे ये ड्रग बाइंड करेंगे और अपना एक्शन देंगे और पेन के सेंसेशन को कम करेंगे और दर्द निवारक गोलियों की तरह उपयोग किए जाएंगे। अब इसमें जो मॉर्फिन है ये एज अ पेन किलर काम करता है, इट इज अ ओपियोड एनाल्जेसिक। मॉर्फिन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। इट एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
एंड डिक्रीजेस द फीलिंग ऑफ पेन। और ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों कैटेगरी के पेन के लिए यूज होता है। एक्यूट पेन क्या होता है? जो सडन सडन पेन होता है उसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। और जो डिजीज से होने वाला पेन है, जो कि मोर देन 6 मंथ्स तक मेंटेन रहता है, कंटिन्यू करता है, उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। जैसे कैंसर का पेन हुआ, है ना, किडनी स्टोन का पेन हुआ, इस टाइप के जो डिजीज से होने वाले पेन है उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। और एक्यूट पेन क्या है? लेस देन 6 मंथ्स तक कंटिन्यू रहते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं। तो मॉर्फिन जो है वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के और लेबर से होने वाले पेन में यूज किया जाने वाला ड्रग है। इसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, सेडेशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन और ईचिंग और हाइपर सेंसिटिविटी, ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये मॉर्फिन सल्फेट का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके यूजेस हैं ट्रीटमेंट ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेन और पोस्ट ऑपरेटिव पेन, विसरल पेन। पेन 3 टाइप के होते हैं: न्यूरोपैथिक पेन, विसरल पेन और सोमैटिक पेन। तो ये तीनों प्रकार के जो पेन है इसका मैनेजमेंट हम दवाइयों के माध्यम से करते हैं। और इसके लिए हम एनसेड्स दवाइयाँ यूज करते हैं। और यदि पेन की इंटेंसिटी ज्यादा है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और विसरल ऑर्गन का पेन है, तो हम फिर ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं। और सबसे फास्ट एक्शन हमें पेरेंटल रूट में मिलता है। तो फेंटानिल और ट्रामाडोल के इंजेक्शन हम इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं। ये कोडीन का स्ट्रक्चर है। कोडीन क्या है? कफ कफ सेंटर को सप्रेस करता है, ठीक है, और खांसी हमारी बंद हो जाती है। तो कोडीन फॉस्फेट आपने देखा होगा सिरप में डला होता है। ये आपका मैपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड है। ये भी एज अ पेन किलर यूज होता है। मैपेरिडीन क्या है? कॉमनली यूज्ड इन गायनकोलॉजी, मतलब जो ऑब्स्टेट्रिक्स होती है ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ गायनकोलॉजी। तो वो डॉक्टर्स इसको पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं। डिलीवरी के बाद जो पेन होता है ब्लीडिंग की वजह से या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो ऐसे पेन को, क्योंकि ये पेन क्या है, सॉफ्ट टिश्यू में होता है, ओवरी जो है वो सॉफ्ट टिश्यू में आता है, यूट्रस जो है वो इट इज अ सॉफ्ट काइंड ऑफ टिश्यू, तो उसके पेन के लिए ऐसे ड्रग्स यूज किए जाते हैं। लोपेरामाइड, लोपेरामाइड आपने यूज किया होगा, दस्त लग जाते हैं, पोकनी, है ना, पतली पतली टट्टी आती है, तो उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स दिए जाते हैं। फैंटानिल सिट्रेट, इट इज अ पेन किलर इंजेक्शन, और ये एनेस्थेसिया में भी यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था एनेस्थेसिया 2 टाइप का होता है, लोकल और जनरल। तो एनेस्थेटिक एजेंट की तरह भी फैंटानिल सिट्रेट यूज किया जाता है। मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का यूज क्या होता है? इट इट कंट्रोल द विड्रॉल सिम्टम ऑफ हेरोइन एंड मॉर्फिन। कोई व्यक्ति यदि हीरोइन का नशा कर रहा है तो उसको नशे से बाहर लाने के लिए मैथाडोन एज अ विड्रॉल सिम्टम ड्रग यूज किया जाता है। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी ड्रग से बहुत ज्यादा नशा करने का आदी हो जाता है, तो जब वो उस नशे को छोड़ता है तो वो बीमार पड़ने लगता है। तो हमें उसको एक मेंटेनेंस डोज देना पड़ता है, वैसे ही किसी दूसरी ड्रग का, जिससे हम उसको नशे की लत से बाहर निकाल सके। तो उसी को हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स के लिए दिए जाने वाले ड्रग्स। तो उसमें क्या आता है? मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। कोई व्यक्ति यदि हीरोइन से नशे का आदी हो गया है, हमको उसको हेरोइन के नशे से बचाना है और लत से यदि बाहर लेके आना है, तो हम उसको ये वाला ड्रग देना शुरू करेंगे, तब वो हीरोइन के नशे से बच पाएगा। हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, ये सब के नशे से हमें पेशेंट को बाहर भी तो लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशे के आदी हो जाते हैं और समाज को हानि पहुंचाते हैं। तो हमें उनको नशे की लत से बाहर लाना है। तो इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, तो वहां पर इस टाइप की दवाइयों का उपयोग किया जाता है और पेशेंट को सुपरविजन में रखा जाता है। और उसके नशे की लत से उसको 6 महीने से साल भर तक लग सकते हैं बाहर आने में। पेंटाजोसिन, पेंटाजोसिन का जो यूज है वो क्रॉनिक पेन के लिए किया जाता है और कार्डियक अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट हम कब यूज करेंगे? जब मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी बताया आपको नेलॉक्सिन यूज करते हैं, ठीक है, और नैलोफ्रीन, नेलॉर्फिन और नेलॉक्सिन। डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, ठीक है। आज आज की सजा कल का मजा है, और आज का मजा कल की
सजा है। ठीक है, पढ़ाई करने से क्या है, बड़ी तकलीफ होती है इंसान को, लेकिन जब इंसान पढ़ाई करता है तो उसका फायदा उसको आगे लॉन्ग रन में मिलता है कि नहीं। कोई व्यक्ति दिन रात पढ़ाई करता है, नीट के एग्जाम क्रैक करता है, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी उठाता है। और कहीं कोई व्यक्ति बढ़िया सोचता है गाड़ी भगाई जाए, पान ठेलों पे खड़ा रहा जाए, खूब घुमा फिरा जाए, टाइम वेस्ट किया जाए, फेसबुक व्हाट्सअप को दिन भर ऑपरेट करते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, तो आगे चल के वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो उसको सब समझ में आ जाएगा कि क्या होती है पढ़ाई और क्या होता है टाइम वेस्ट करना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कोटेशन लिखा है, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यदि आपके रास्ते जीवन में कठिन है और थोड़ा संघर्ष है, तो वो दौर निकल जाएगा और आगे फिर अच्छा दौर शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, है ना। आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय सर। अटेंडेंस, 1 मिनट। जी सर। अटेंडेंस आपकी, अब टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे इसके बाद एक और लेक्चर लेना है, तो मैं अभी केवल फ़ोटो खींच रहा हूँ और रजिस्टर में आपकी अटेंडेंस में चढ़ा दूंगा। तो 1 मिनट रुक जाओ, अभी कोई एग्जिट नहीं करेगा। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।